चलिए भाई, अभी तक हम जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं जेनेटिक्स का। हमने कुछ टर्म्स के बारे में बातें कर ली है और कुछ साइंटिस्ट के बारे में बातें कर ली है। ठीक है, टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो आपको आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो उसको याद कीजिएगा, उसे समझिएगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्विक रिकैप लेते हैं हम सभी टर्म्स का। शुरुआत करते हैं कैरेक्टर के साथ में। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर को बोल दिया जाता है कैरेक्टर, जैसे उसका हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सब उसके कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर हमने पढ़ा था दो टाइप के, सोमेटिक कैरेक्टर, जर्मिनल कैरेक्टर। हमको इस चैप्टर में जिन कैरेक्टर्स के बारे में बातें करनी है वो मेनली जर्मिनल कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम जेनेटिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, और जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं जीन्स। हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, जिससे क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि भाई किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए तीन कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है जीन का प्रेजेंट होना, दूसरी कंडीशन होती है उस जीन का एक्सप्रेस होना। एक्सप्रेशन ऑफ जीन मैंने आपको बताया था, जीन जो कि डीएनए होता है केमिकली, उसका ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होगा, और वो एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो ये एक्सप्रेस होना भी ज़रूरी है, और इसके एक्सप्रेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस भी होनी चाहिए, जैसे भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह हो गया, पीएच वगैरह हो गया, हार्मोन्स वगैरह हो गए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब जा करके जीन जो है वो एक्सप्रेस हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको समझ में आती है कि सिर्फ जीन का होना कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की गारंटी नहीं है। जीन होने से कैरेक्टर डेवलप नहीं हो जाता, कैरेक्टर के डेवलप होने के लिए जीन चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और उसके अलावा सूटेबल कंडीशंस भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं जीन्स, तो बात कर लेते हैं जीन्स के बारे में। अच्छा, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं ट्रेड्स, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने देखा था हाइट इज अ कैरेक्टर, और उसकी ट्रेड्स देखी थी टॉल और ड्वार्फ, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलते रहेंगे आगे। फिर इसके अलावा हमने बातें करनी है जीन के बारे में। जीन को हमने बोला था सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात की, जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है एलील्स, और ये एलील्स लोकेटेड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलील्स। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ऐसे क्रोमोसोम बना के, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या ये एलील है आपस में? दूसरा दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, और चौथा ऑप्शन जो है वो नन है, मान लीजिए। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए कि भाई इसमें से क्या एलील हो सकता है, पॉज करके देखिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो एलील्स के बारे में हम जानते हैं कि जो एलील्स है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर होते हैं। यहाँ तो एक ही क्रोमोसोम है, ये एलील नहीं हो सकते। इसको देखिए, यहाँ पे ये दो क्रोमोसोम्स है, मान लेते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, लेकिन ये सेम लोकस पर नहीं है, ये अलग है, ये अलग पोजीशन पे और ये अलग पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखें, सेकेंड ऑप्शन को, तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है मानते हैं, और ये आपस में सेम लोकस पर भी लोकेटेड है, सेम पोजीशन पे भी लोकेटेड है, तो ये दोनों कैपिटल ए और स्मॉल ए विल बी एलील्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए, इससे फंडा क्लियर हो जाता है कि भाई एलील्स होते क्या है। फिर हमने एलील्स के डेवलपमेंट के पीछे का एक कारण मैंने आपको बताया था, एलील्स का फॉर्मेशन जो है वो म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स भी इससे रिलेटेड पढ़ी थी कि भाई अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक जैसे एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, या प्योर कंडीशन, या फिर ट्रू ब्रीडिंग कंडीशन। ये तीनों टर्म्स एक ही है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो ध्यान रखेंगे। और अगर अलग अलग एलील्स है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स मौजूद है, इसलिए बोल दिया जाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, या फिर इसको इम्प्योर कंडीशन, या फिर इसको हाइब्रिड कंडीशन भी कहते हैं।
समझ में आई भाई बातें? ठीक है, चलिए यहां पर आपको एक तीसरी कंडीशन के बारे में बातें करनी है। वो कंडीशन है हेमीजाइगस कंडीशन। तीसरी जो कंडीशन आपको पढ़नी है दैट इज हेमीजाइगस कंडीशन। देखो होमोजाइगस पढ़ा था हमने, होमो का मतलब होता है सेम। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम में सेम टाइप के एलील्स है तो उसे बोला जाता है होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में टर्म आ रही है हेट्रो, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, कहीं पे ये टर्म्स जो है अपने नोट्स में ऐड करते जाइए ताकि आप इसको जब भी अगली बार आए तो आपको याद रहे। जैसे आप केमिस्ट्री में भी होमो हेट्रो वगैरह का सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन वहां पे पढ़ते हो आप, तो वहां पे भी होमो और हेट्रो का मतलब सेम और डिफरेंट ही है, तो कहीं पे भी आप लिख सकते हैं टर्म्स। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है उसमें हेट्रो टर्म आ रही है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स देखने को मिलते हैं। अब तीसरी जो टर्म हमको पढ़नी है वो है हेमीजाइगस, और हेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा। आधा मतलब देखो यूजुअली एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको किसी जीन के दो एलील देखने को मिलेंगे। वो दो सेम भी हो सकते हैं, सेम होते तो होमोजाइगस, और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर आपको किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी जीन का सिर्फ एक ही फॉर्म देखने को मिले, एक ही एलील देखने को मिले, दूसरा मिले ही ना, तो इस कंडीशन को बोल दिया जाता है हेमीजाइगस कंडीशन। कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें यूजुअली दो एलील्स मिलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही एलील मिल रहा है, इस कंडीशन को बोल दिया जाएगा हेमीजाइगस कंडीशन। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, हेमीजाइगस कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ single allele of a gene in डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉयड होना जरूरी है, अगर उसमें सिंगल एलील मिल रहा है तो इसे बोल दिया जाएगा हेमीजाइगस कंडीशन। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं ना, इसका एग्जांपल है क्या, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल। ठीक है, समझते हैं क्या होता है ये। चलिए जैसे हम ह्यूमन मेल की बात करें, ह्यूमन मेल के एक सेल में, एक डिप्लॉयड सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। ठीक है, ना पता हो तो कहीं पे नोट कर लेंगे और याद रखेंगे इसको। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये 23 पेयर के फॉर्म में रहते हैं। एक पेयर में दो है तो ऐसे 46 से टोटल 23 पेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो 23 पेयर्स है, इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक, और जो 23rd पेयर है ह्यूमन मेल की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेल, उसमें जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है, एक है एक्स क्रोमोसोम और एक है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक्स क्रोमोसोम और ये है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, हम बोल देते हैं जो ह्यूमन मेल है, ठीक है, दिस इज 44 प्लस एक्स वाई। जो 22 पेयर है उसमें टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 44, और जो 23rd पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम होता है एक्स और एक क्रोमोसोम होता है वाई। ठीक है, फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में हम 44 प्लस एक्स एक्स लिखते हैं, क्योंकि फीमेल में 23rd पेयर जो है उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पे मैंने ये जो क्रोमोसोम्स है इनका शेप थोड़ा अलग बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया। यूजुअली अभी तक मैं जो क्रोमोसोम बना रहा था वो एक जैसे बना रहा था, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक जैसे बना रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनका शेप अलग अलग बना दिया। असल में क्रोमोसोम्स जो है ना वो शेप के बेसिस पर 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो जो 4 टाइप है वो है मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये जो शेप है ये शेप डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसके डिटेल में नहीं जाते, आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे सेंट्रोमियर, या जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ज्यादा बातें हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर सेंटर पे होता है तो इस टाइप के क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगर वो सेंटर से थोड़ा दूर होता है तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, जैसा कि आपको एक्स क्रोमोसोम में दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये एक टाइप का सब
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है, सेंटर से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर इस टाइप का अगर है तो इसको बोला जाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। और अगर जो सेंट्रोमियर है वो किसी एक कॉर्नर की तरफ हो, किसी एक एंड की तरफ है, एंड में नहीं है, एंड की तरफ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स का जो शेप होता है वो शेप, वो इस टाइप के क्रोमोसोम्स जो है वो कहलाते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। एक्रो का मतलब होता है टॉप, अगर टॉप की तरफ है सेंट्रोमियर, टॉप पर नहीं है, टॉप की तरफ है, तो इसको बोल देते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है भाई। और एक चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में अगर एकदम एंड में यहां पर अगर सेंट्रोमियर लगा दिया एकदम एंड में, तो इसको बोलते हैं क्या, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब इनसे जो सेंट्रोमियर की पोजीशन से फिर इनके क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप भी दिखाई देता है। जैसे अगर सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे रहेगा तो जो क्रोमोसोम है वो वी शेप हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर जैसे सब मेटासेंट्रिक है तो इसका जो शेप है वो एल शेप हो जाता है, एल शेप, ठीक है। और एक्रोसेंट्रिक है तो जो शेप है वो जे शेप रहता है, जे शेप। और टीलोसेंट्रिक अगर है तो वो जो शेप आता है वो आई शेप आता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को रिवाइंड करें और जो जो बात मैंने कही है वो आप कहीं पे लिख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, वो आपके सिलेबस में है लेकिन किसी दूसरे चैप्टर में, तो उसको यहाँ पे हमने कवर किया। आप चाहे तो उसको नोट्स में अपने ऐड कर सकते हैं रिवाइंड करके। चलिए, तो हम जो है हेमिजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ये जो एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी डीएनए मौजूद है, यहाँ पर भी डीएनए है। एक्स क्रोमोसोम में मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई एक एलील देखने को मिल रहा है, इसे हम कह देते हैं कैपिटल ए एलील, ठीक है। सामने जो वाई क्रोमोसोम है उसकी उसी पोजीशन पर यही सेम एलील देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है डिफरेंट एलील मिले, ठीक है। अगर सेम मिल जाएगा तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, अगर डिफरेंट रहेगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जीन आपको देखने को मिल रहा है, कोई एलील मिल रहा है बी, सामने वाई क्रोमोसोम की सेम लोकस पर आपको वही जीन का एक फॉर्म, एक एलील देखने को मिल रहा है बी, स्मॉल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप देखिए एक्स क्रोमोसोम और जो वाई क्रोमोसोम है उसमें मैंने एक रीजन बनाया है, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है इस रीजन में आपको होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है। लेकिन एक ऐसा भी रीजन होता है जहां पे आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं मिलती, हेमिजाइगस कंडीशन मिलती है। ये वाला जो रीजन है जहां पे आपको एक जीन के दो फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, इस रीजन को बोला जाता है होमोलॉगस रीजन, होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है। बाकी का जो रीजन है ये रीजन कहलाता है नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है। चलिए, तो होमोलॉगस रीजन में तो आपको होमोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो नॉन होमोलॉगस रीजन है वहां पे आपको हेमिजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है। वहां पे किसी भी जीन का सिर्फ एक ही फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपको, मान लीजिए कैपिटल डी, तो कायदे से अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ सामने भी आपको कैपिटल डी या स्मॉल डी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल रहा है ई, स्मॉल ई बना दिया, तो इसके सामने कायदे से मिलना चाहिए स्मॉल ई या कैपिटल ई, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे किसी एक जीन का सिर्फ एक ही फॉर्म मौजूद है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है लेकिन उसमें एक जीन का सिर्फ एक ही फॉर्म मौजूद है, तो इस कंडीशन को बोल दिया जाता है हेमिजाइगस कंडीशन। तो इसका एग्जाम्पल होता है कौन सा, नॉन होमोलॉगस रीजन,
ठीक है, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। एग्जाम्पल इज नॉन homologous region of sex chromosome in human male। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दो टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होती है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तीसरी टर्म बता दी हेमिजाइगस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में ऐड कीजिए, फिर हम बातें करेंगे कि भाई जो डिफरेंट टाइप के एलील्स आपको देखने को मिलते हैं, एक जीन के अलग अलग टाइप के एलील्स, उसके पीछे का रीजन होता है म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन के कुछ टाइप पढ़ेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो कि पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 पे है और नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 66 पे, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे कि उसमें क्या लिखा है। चलिए बना लीजिए इसे। तो अब हम जो है बातें करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के एलील्स क्यों बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एलील्स बनने के पीछे का रीजन होता है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है उसका थोड़ा आइडिया लेंगे और उसके 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और इससे आपको एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ जो है समझ में आएगा, उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्रोमोसोम है, जैसे अगर आप थोड़ा सोचे तो यहाँ पे सेंट्रोमियर सेंटर पे है, इसका मतलब ये किस टाइप का क्रोमोसोम होगा, मेटासेंट्रिक। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर चला जाए तो सब मेटासेंट्रिक, और ऊपर चला जाए कॉर्नर की तरफ तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम एंड पे है तो टीलोसेंट्रिक। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें मौजूद है हमारा डीएनए, ये बना दिया मैंने डीएनए। ठीक है, और डीएनए का एक सेगमेंट जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं जीन। तो मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है, उसका एक फॉर्म है। ठीक है, जीन का ये जो फॉर्म है ये मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म है, दिस इज ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, या आप इसको ओरिजिनल एलील बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल एलील, या फिर इसको हम वाइल्ड एलील भी कहते हैं, वाइल्ड एलील, या फिर इसे हम अनमॉडिफाइड एलील भी कहते हैं, अनमॉडिफाइड एलील। तो ओरिजिनल टाइप या वाइल्ड टाइप या फिर अनमॉडिफाइड टाइप ऑफ एलील आपको ये देखने को मिल रहा है। अब ओरिजिनल है या फिर वाइल्ड है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो एलील है, ये इसमें जो डीएनए है वो डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है। पहले डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आप मॉलिक्यूलर बेसिस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है एक एंजाइम का। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, रिएक्शन में 2 चीजें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी बोला जा रहा है। इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण आपको कोई कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर या फिर ट्रेट बोल सकते हैं या फिर फिनोटाइप बोल सकते हैं। ये देखो इसमें कैरेक्टर और ट्रेट टर्म हमने पढ़ी है, आप इसके बीच का डिफरेंस जानते हैं। ये टर्म्स इंटरचेंजेबली कहीं कहीं पे यूज हो जाती है। एक तीसरी टर्म यहाँ पे लिखी है फिनोटाइप, जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, हम आगे पढ़ेंगे। बस फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो भी फिजिकल अपीयरेंस है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और ये डेवलप करता है किसी कैरेक्टर को, उसकी किसी ट्रेट को या उसका कोई फिनोटाइप को। ठीक है, जो भी एलील एक्सप्रेस करता है अपने आप को उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। तो ये जो ओरिजिनल एलील है, वाइल्ड एलील है या फिर अनमॉडिफाइड एलील, इसको हम और क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील। ठीक है, अब देखिए इस एलील में हो रहा है म्यूटेशन, इसमें मान लेते हैं क्या हो गया है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन होने पर आपको इस एलील की जगह एक मॉडिफाइड एलील देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने यही एलील बनाया है, लेकिन ये म्यूटेशन के कारण थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है, दिस इज मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील। ठीक है,
अब ये जो म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, इस म्यूटेशन के 3 टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में इनका जिक्र नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अब चलिए मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। म्यूटेशन जो है वो 3 टाइप के हैं, सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है। समझते हो वो 3 टाइप कौन से हैं। मान लीजिए म्यूटेशन के कारण ये जो एलील है, मॉडिफाइड एलील, मान लीजिए ऐसा म्यूटेशन हो रहा है जिसमें मॉडिफाइड एलील ठीक ओरिजिनल एलील या बोल दिए अनमॉडिफाइड एलील के जैसे ही एक्सप्रेस हो रहा है। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। ये जो प्रोटीन है ये एक नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है, लेस एफिशिएंट एंजाइम, ठीक वैसा ही एंजाइम बन रहा है या फिर थोड़ी एफिशिएंसी उसकी कम है, एंजाइम, ठीक है। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल ट्रेड या फिर फिनोटाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो म्यूटेशन तो हुआ है, चेंज तो आया है, लेकिन उस चेंज से आपको फाइनली प्रोडक्ट में या कैरेक्टर में कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो चेंज आया है उस चेंज के होने के बावजूद जो है, जो एंजाइम बन रहा है वो नॉर्मल है या फिर लेस एफिशिएंट है, ठीक है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, ठीक है। इसे बोला जाता है सेम सेंस म्यूटेशन, जिसमें जो मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील, ये इसी को यहाँ पे बना दिया वापस, जो मॉडिफाइड एलील है ये अनमॉडिफाइड एलील के जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सेम सेंस म्यूटेशन के केस में हम लिख सकते हैं कि जो मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के, अनमॉडिफाइड एलील के। ये पहला केस हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं, दूसरे टाइप का म्यूटेशन हम देखते हैं। मान लीजिए म्यूटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है जिसके दौरान जो मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील, ठीक है, इसमें डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है, एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और ये प्रोटीन जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है एंजाइम का। लेकिन ये जो एंजाइम बन रहा है ये नॉन फंक्शनल या कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम है, नॉन फंक्शनल और इनएक्टिव एंजाइम। तो ये एंजाइम जब नॉन फंक्शनल रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंजाइम। यहाँ पे नॉर्मल एंजाइम बन रहा है मॉडिफिकेशन होने के बावजूद, ओरिजिनल या अनमॉडिफाइड में तो नॉर्मल एंजाइम बनता ही है आमतौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंजाइम तो बन रहा है, लेकिन वो एंजाइम कैसा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है। तो यहाँ पे जो ट्रेट है, जो ट्रेट यहाँ पर डेवलप हो रही है, वो ट्रेट यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएगी। इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन। और अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर हम कंपेयर करें मॉडिफाइड एलील को अनमॉडिफाइड एलील से, तो अनमॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम बनाता है, यहाँ पे मॉडिफाइड एलील एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, मतलब ये एक जैसे नहीं है। तो मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। तो आप देखें कि भाई जैसे हम लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब कैपिटल ए मान लीजिए ओरिजिनल एलील है, उसमें म्यूटेशन हुआ, ऐसा म्यूटेशन जिसके दौरान नॉर्मल एंजाइम ही बन रहा है, थोड़ा लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, तो उस म्यूटेशन से जो एलील डेवलप हो रहा है वो कैपिटल ए ही कहलाएगा, उसको हम कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कैपिटल ए एलील में म्यूटेशन हो रहा है और ऐसा एलील बन रहा है जो कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, तो अब हम उनको कैपिटल ए नहीं लिख सकते, क्योंकि वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे,
ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो अलग अलग एलील्स की बात करते हैं, वो एलील्स डिफरेंट एलील्स के पीछे बनने के पीछे का रीजन होता है क्या? म्यूटेशन। म्यूटेशन में भी एक टाइप का है मिस सेंस। सेम सेंस में तो कोई नया एलील नहीं बनता है, ठीक है, जो कि थोड़ा अलग रहे। बाकी मिस सेंस में बनता है, और अगला वाला हम पढ़ेंगे नॉन सेंस, इसमें नए टाइप के एलील्स बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो तीसरा जो म्यूटेशन है, वो तीसरा म्यूटेशन है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि भाई म्यूटेशन कुछ इस तरीके से हुआ है जिसके कारण ये जो डीएनए है, ये डीएनए एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है। डीएनए से एमआरएनए नहीं बन रहा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा। नो एंजाइम फॉर्म्ड, नो एंजाइम इज फॉर्म्ड, ठीक है। और एंजाइम नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप इन दोनों केसेस को देखें तो इनका रिजल्ट सेम है। यहाँ पे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों जगह जो ट्रेट आएगी वो एक जैसी आएगी। जबकि यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे ट्रेट थोड़ी अलग आएगी। यहाँ पे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी ट्रेट इसके जैसी ही आएगी। इन दोनों में सेम है और इन दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉडिफाइड एलील है ये अनमॉडिफाइड के जैसा उसके इक्विवेलेंट नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड केस में मॉडिफाइड एलील जो है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील चमका क्या भाई है, ठीक है। तो तीन केसेस है। फर्स्ट केस में मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड के जैसा ही है, और सेकेंड और थर्ड केसेस में अलग है। यहाँ पर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, यहाँ पर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, और यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं बन रहा। यहाँ पे जो कैरेक्टर डेवलप होगा, जो ट्रेट होगी, वो ओरिजिनल, या कह सकते हैं कि भाई जो आपका डोमिनेंट एलील है उसके जैसी ही ट्रेट डेवलप होगी, जबकि यहाँ पे जो ट्रेट है वो कुछ अलग डेवलप होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी में पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो आप एनसीईआरटी में पेज नंबर निकालिए 66 अगर आपके पास में नई एनसीईआरटी है, और अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 है ओल्ड एनसीईआरटी, और पेज नंबर 66 न्यू एनसीईआरटी निकालिए। उसमें आपको आखिरी में पेज में एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको हम रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे, चलिए देखिए, इसमें अगर आप देखें तो फिगर 4.6 के बाजू में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। वो पैराग्राफ क्या है, मैं अगर आप देखें, लेट अस take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene, the two allelic forms. जो दो कॉपी है उसको allelic forms, alleles बोला जा रहा है। Let us assume, as is more common, that the normal allele produces a normal enzyme. Normal allele, this is normal allele या original allele, it produces normal एंजाइम। ऐसा आमतौर पे होता है, ब्रैकेट मिलेगा एज इज मोर कॉमन। आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जो नॉर्मल एलील है या वाइल्ड एलील है वो नॉर्मल एंजाइम ही बनाता है, लेकिन ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो नॉर्मल एलील है वो कोई एंजाइम नहीं बना पाता, क्योंकि आप जानते हैं एलील का होना सिर्फ इसके एक्सप्रेशन के लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए एनवायरनमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या किसकी तरफ हिंट किया है। इसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस बोलते हैं ना, जब वाइल्ड एलील नॉर्मल एंजाइम नहीं बना पाता है, इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी उसकी तरफ हिंट दे रही है। तो लिखा है कि let us assume, as is more common, that the normal allele produces a normal enzyme that is needed for the transformation of substrate, ठीक है। normal enzyme is needed for transformation of substrate into product, ठीक है। theoretically the modified allele, modify allele बना म्यूटेशन के कारण,
कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, पहला पॉइंट लिखा है नॉर्मल बट लेस, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, और नॉन फंक्शनल एंजाइम, और नो एंजाइम एट ऑल। नॉर्मल एंजाइम कब बनेगा? जब सेम सेंस म्यूटेशन रहेगा। नॉन फंक्शनल एंजाइम कब बनेगा? जब मिस सेंस म्यूटेशन रहेगा। और नो एंजाइम कब बनेगा? जब नॉन सेंस म्यूटेशन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद पेज, अगले पेज पर देखिए लिखा है इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। जो मॉडिफाइड एलील है वो किसके इक्विवेलेंट है? अनमॉडिफाइड एलील के, क्योंकि दोनों में नॉर्मल एंजाइम्स बन रहे हैं, दोनों में प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों में ट्रेट सेम आएगी। That is, it will produce the same phenotype or trait. That is the result in the transformation of substrate. ठीक है, फिर आगे लिखा है सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन। ऐसे जो एलील्स है वो बहुत कॉमन होते हैं, इनको हम सेम लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आगे लिखा है बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, मतलब सेकेंड और थर्ड केस की बात यहाँ पे की जा रही है, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। यहाँ पे फिनोटाइप अफेक्ट हो सकता है। जो फिनोटाइप यहाँ पे, जो ट्रेड यहाँ पे दिखाई है, वैसी ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर आगे लिखा है द अनमॉडिफाइड नहीं, द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। जो फिनोटाइप है वो अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शनिंग पर डिपेंडेंट रहेगा। फिर आगे लिखा है द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलील। अनमॉडिफाइड को हम डोमिनेंट भी कह देते हैं। ठीक है, और फिर आगे लिखा है एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रेसेसिव एलील। जो मॉडिफाइड एलील है वो जनरली कैसा होता है? रेसेसिव। ठीक है, ये दोनों रेसेसिव कहलाएंगे। ये वाला जो है ये भी डोमिनेंट कहलाएगा, क्योंकि ये इसके जैसा ही है, एक्सप्रेशन इसका सेम है। ठीक है, हेंस इन द एग्जांपल अबव द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो जो रेसेसिव ट्रेट है, हम पढ़ेंगे आगे, ट्रेट्स जो हमने पढ़ा है कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, उनको ट्रेट्स बोला जाता है। ट्रेट दो टाइप की होती है, डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेट डेवलप हो रही है वो डोमिनेंट होगी, यहाँ पर जो ट्रेट डेवलप हो रही है वो डोमिनेंट। और इन दोनों केसेस में जहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है या कोई एंजाइम नहीं बन रहा, यहाँ पे जो ट्रेट डेवलप होगी वो रेसेसिव ट्रेट होगी। समझ में आई भाई बातें? ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ध्यान रखेंगे आखिरी लाइन कि भाई रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, ही आ सकती है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो ट्रेट है यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट बनेगी, यहाँ पर भी डोमिनेंट ट्रेट बनेगी। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, उसकी ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ, तो टॉल हम मान लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट है। और इन दोनों केसेस में जो ट्रेट बनेगी वो रेसेसिव ट्रेट कहलाएगी, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में और बातें हम करेंगे। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा कोई डाउट हो सकता है इसमें दिक्कत आ जाए आपको, तो आप इसको जो है कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं डाउट को। ठीक है, चलिए बना लीजिए। चलिए, अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में बातें करते हैं। जैसे एक टर्म है डोमिनेंट एलील। एलील हमने पढ़ा है, उसमें एक टर्म आ रही है डोमिनेंट एलील। अभी हमने देखा डोमिनेंट एलील या अनमॉडिफाइड एलील, और हमने म्यूटेशन देखा, उसमें पहला टाइप देखा सेम सेंस म्यूटेशन। तो ये जो एलील्स है इन दोनों केसेस में, एक तो ओरिजिनल एलील और एक मॉडिफाइड एलील में पहला वाला केस, सेम सेंस म्यूटेशन वाला केस, इनमें जो एलील है वो कहलाएगा डोमिनेंट एलील, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो रहा है, एक नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, जिसके कारण एक नॉर्मल ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट एलील इज द एलील which express itself। ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे आप सेकेंड और थर्ड केस हमने जो देखा था मिस सेंस और नॉन सेंस म्यूटेशन वाला, उसमें
कोई ट्रेट डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें एंजाइम बन रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, या तीसरा केस उसमें एंजाइम बन ही नहीं रहा, तो ऐसे एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाते हैं या कोई एंजाइम नहीं बनाते, उनको बोला जाता है रेसेसिव एलील। तो दूसरे जो एलील है वो है रेसेसिव एलील, ठीक है, द एलील विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है भाई। जैसे डोमिनेंट एलील में हम एक बात और देखें तो एक साइंटिस्ट से टी.एच. मॉर्गन, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किया था, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका एक दिया हुआ फिनोमेना लिंकेज। वो क्या करते थे, वो डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे और रेसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हाइट का जीन है, हाइट का जीन मान लो टी जीन है, तो उसमें दो एलील्स है मान लेते हैं एक एलील हो गया डोमिनेंट, एक हो गया रेसेसिव। जो डोमिनेंट एलील है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी से, ये कैपिटल टी जब भी आएगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव एलील की अगर बात करें तो इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे एग्जांपल स्मॉल टी, ठीक है। जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब, ठीक है। अच्छा, ठीक। रेसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेट्स की। ट्रेट हमने पढ़ा है, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को बोला जाता है ट्रेट। अब ट्रेट भी दो टाइप की होती है, एक होती है डोमिनेंट ट्रेट और एक होती है रेसेसिव ट्रेट। पहले रेसेसिव ट्रेट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर हमने ले लिया, इस कैरेक्टर की दो ट्रेट्स आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए टॉल और ड्वार्फ, और भी ट्रेट हो सकती है लेकिन हमने दो ले ली, ठीक है। अब ऐसी ट्रेट जो कि तब अपीयर होती है जब रेसेसिव एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में आता है, जब रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल टी इज रेसेसिव एलील, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, होमोजाइगस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं क्रोमोसोम पर बनाऊं तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे भी स्मॉल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी, समझ में आ रहा है। होमोजाइगस कंडीशन सेम टाइप ऑफ एलील है। तो जब रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो जो ट्रेट डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड रेसेसिव ट्रेट। तो ये जो ड्वार्फ है ये एक ट्रेट है, और कौन सी ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट इज द ट्रेट विच appears when recessive allele is present in homozygous condition only, ठीक है। और फिर डोमिनेंट ट्रेट की अगर बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट जैसे टॉल यहाँ पे एक डोमिनेंट ट्रेट है, वो तब अपीयर होगी जब आपको डोमिनेंट एलील देखने को मिलेगा। हो सकता है वो डोमिनेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, या फिर हो सकता है वो डोमिनेंट एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाए। अब आप इस कंडीशन को देखिए, इसमें एक क्रोमोसोम पे टी एलील है और एक पे स्मॉल टी। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ पे मान लो कैपिटल टी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है, और डोमिनेंट एलील के बारे में हमने लिखा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक्सप्रेस करेगा, एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और प्रोडक्ट से डोमिनेंट ट्रेट डेवलप हो जाएगी। तो जब डोमिनेंट एलील आता है तो कौन सी ट्रेट आ जाती है, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। अब हो सकता है डोमिनेंट एलील दो हो, या हो सकता है सिर्फ
एक हो, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो डोमिनेंट ट्रेट तब अपीयर होती है जब डोमिनेंट एलील आता है। अब डोमिनेंट एलील चाहे होमोजाइगस कंडीशन में आए, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए, डोमिनेंट ट्रेट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रेट विच अपीयर्स व्हेन dominant allele is present, dominant allele is present, ठीक है, in homozygous और heterozygous कंडीशन, दोनों में। हेट्रोजाइगस कंडीशन फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंडीशन है, डोमिनेंट एलील है तो ट्रेट डोमिनेंट ही आएगी। लेकिन अगर रेसेसिव ट्रेट डेवलप करानी है तो रेसेसिव एलील कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन में। ये भी एक्सप्रेस नहीं होगा, ये भी एक्सप्रेस नहीं होगा, तो कोई ट्रेट डेवलप होने वाली नहीं है। ठीक है, जो रेसेसिव ट्रेट कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, तो वो कैपिटल टी एक्सप्रेस होके डोमिनेंट ट्रेट डेवलप करा देगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलिए फिर इसके बाद आपको एक टर्म पढ़नी है, वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप और एक टर्म है जीनोटाइप। ये दोनों टर्म्स जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, जीनोटाइप। ठीक है, जैसे कोई जैसे प्लांट की बात करें, पी प्लांट, जिसको हम आगे फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। पी प्लांट जो है उसमें हाइट की अगर बात करें तो जो पी प्लांट है वो टॉल हो सकता है या फिर वो ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है भाई, टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। तो इसका ये किसी प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस है, वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप इज बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर दूसरी टर्म जो है वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पी प्लांट ड्वार्फ है, ड्वार्फ कौन सी ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, ड्वार्फ कौन सी है, रेसेसिव ट्रेट, और टॉल कौन सी है, डोमिनेंट ट्रेट। तो ये जो फिनोटाइप है ड्वार्फ, इसके पीछे का जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसको बोला जाता है क्या, जीनोटाइप। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से जीन्स है, कौन से एलील्स मौजूद है। जैसे आपको ड्वार्फ तब देखने को मिलेगा जब प्लांट में स्मॉल टी एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे। जब हम देख सकते हैं रेसेसिव ट्रेट, दिस इज अ रेसेसिव ट्रेट, वो तब अपीयर होती है जब रेसेसिव एलील किस कंडीशन में रहे, होमोजाइगस। तो उसके पीछे का जो जीनोटाइप है, ड्वार्फ के पीछे का जो जीनोटाइप है, दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये उसका जेनेटिक कंपोजिशन है, उसमें जीन्स है। जैसे टॉल की अगर टॉल अगर फिनोटाइप है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जीनोटाइप हो सकता है वो या तो कैपिटल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है, टॉल होना, ड्वार्फ होना, ये कहलाता है फिनोटाइप। और उसके पीछे का जो जेनेटिक कंपोजिशन है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये होता है उसका क्या, जीनोटाइप। ठीक है भाई, तो जीनोटाइप इज जेनेटिक composition of organism। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद एक और टर्म आपको पढ़नी है, वो है फिनोकॉपी। उसको हम पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, अगली जो टर्म हम देखने जा रहे हैं वो है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, ठीक है, चलिए समझिए फिनोकॉपी क्या है। जैसे मान लीजिए दो डिफरेंट जीनोटाइप है, एक मान लेते हैं कैपिटल टी और एक मान लेते हैं स्मॉल टी। ठीक है, जैसे कैपिटल टी है, जीनोटाइप है, इससे जो फिनोटाइप अपीयर होगा वो कौन सा होगा, टॉल। इससे एक टॉल प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये मान लीजिए प्लांट बना रखा है और ये कैसा है, टॉल, लंबा सा प्लांट है, ये उसका स्टेम आपको दिखा रखा है, मान लेते हैं। ठीक है,
और ये स्मॉल टी है, ये जीनोटाइप है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फिनोटाइप होता है वो होता है ड्वार्फ। ठीक है भाई। अब हमने क्या किया है कि दो डिफरेंट जीनोटाइप लिए हैं, इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा। जैसे कैपिटल टी को ऐसा सीधा हमने उगा दिया, और स्मॉल टी जो प्लांट है, वैसे तो ये ड्वार्फ होता है प्लांट, ये कैसा होता है, ड्वार्फ, लेकिन हमने इसको कैपिटल टी वाले से एक अलग एनवायरनमेंट में रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पर स्प्रे कर दिया एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड, जो कि GA3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम है हार्मोन का जिब्रेलिक एसिड, GA3। तो हमने क्या किया कि भाई जो दो डिफरेंट जीनोटाइप लिए और उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख दिया। यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड नहीं है, यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड है, एनवायरनमेंट मतलब अलग अलग है। फिर आपने देखा कि भाई दोनों के दोनों जो जीनोटाइप्स है, डिफरेंट जीनोटाइप, वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी टॉल बन रहा है, ये भी टॉल बन रहा है। ये तो टॉल बनता ही है, कैपिटल टी टॉल बनना चाहिए, स्मॉल टी ड्वार्फ बनता है, लेकिन हमने उसका एनवायरनमेंट चेंज किया और वो कैसा बन गया, टॉल। ठीक है। तो जब दो डिफरेंट जीनोटाइप को आप दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखते हैं, वो सेम फिनोटाइप देते हैं, तो इस कंडीशन को या ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्या, फिनोकॉपी। ठीक है। तो फिनोकॉपी इज बेसिकली व्हेन टू प्लांट्स विथ डिफरेंट जीनोटाइप are placed in different environment produces same phenotype। इस कंडीशन को हम कहते हैं फिनोकॉपी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये जो जिब्रेलिक एसिड है, ये प्लांट को थोड़ा लंबा कर देता है। ठीक है। ये असल में अगर आपने सुना हो कि भाई प्लांट में जो स्टेम या ब्रांचेस हो गई, उसमें नोड्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे नोड्स होते हैं, जैसे शुगर केन में आपको दिखाई देते हैं, शुगर केन हो गया या फिर बैम्बू हो गया, उसमें नोड्स दिखाई देते हैं। नोड्स के बीच का जो रीजन होता है, दो ये नोड है, एक ये नोड है मान लीजिए, नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंटरनोड्स को इलोंगेट करता है, जिससे प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जिब्रेलिक एसिड जो है, जिब्रेलिक एसिड का काम होता है क्या, इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन, इसको बोल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, ये होता है फिनोकॉपी। अगली जो टर्म आपको पढ़नी है, यहां पर पढ़ते हैं उसे, वो है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है ये, हेट्रोसिस, या फिर इसे बोला जाता है हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर। ठीक है। देखते हैं क्या है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक प्लांट बनाया, एक प्लांट है जिसको मैंने बोल दिया पेरेंट 1, ये एक पेरेंट की तरह काम कर रहा है। पेरेंट यानी कि जो गैमीट देगा, ये बना दिया पेरेंट 2। मान लीजिए यहाँ पर हम दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, इस पेरेंट में भी दो कैरेक्टर, इस पेरेंट में भी दो कैरेक्टर। अब मान के चलते अगर एक कैरेक्टर को एक जीन रेगुलेट कर रहा है, तो दो कैरेक्टर को दो जीन्स रेगुलेट करेंगे, एक कैपिटल ए हो गया और दूसरा जीन हो गया कैपिटल डी। और दोनों जीन्स की दो कॉपी आपको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मिलती है। हर जीन के जो दो कॉपीज होती है वो आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर मिलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कैपिटल ए मिल रहा है और दूसरा कैपिटल बी मिल रहा है। तो ये एक पेरेंट हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जब हम मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंट हो जाती है। और पेरेंट, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज करें। इस पेरेंट में एक जीन को तो हमने डोमिनेंट ले लिया, दोनों एलील्स, और दूसरे जीन या दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव ले लिया। तो अगर आप इस पेरेंट में देखें तो ये सिर्फ
एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, इट इज डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर। और जो दूसरा पेरेंट है इसका जीनोटाइप हम मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो ये भी सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए है। ये वाला जो जीन है ये जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा उसके लिए डोमिनेंट है, तो इट इज डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर। अब इनका अगर हमने क्रॉस कराया, ठीक है, क्रॉस कराने के दौरान गैमीट बनता है। गैमीट कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मानिए कि यहाँ पे जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी मतलब बच्चे, इनके इन पेरेंट के जो बच्चे हैं, ठीक है, प्रोजेनीज बोलते हैं या फिर इनको ऑफस्प्रिंग भी बोल दिया जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों पेरेंट एक एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट थे, लेकिन जो प्रोजेनी है वो दो कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है। इस कैरेक्टर के लिए भी डोमिनेंट है और इस कैरेक्टर के लिए भी डोमिनेंट है। इज डोमिनेंट फॉर टू कैरेक्टर्स, ठीक है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइब्रिड विगर, जिसमें जो प्रोजेनी होती है वो सुपीरियर होती है, उसमें ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर पाए जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर, जिस सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी over their parents। सिंपली जो बच्चे हैं वो पेरेंट से अच्छे हैं, ठीक है, बच्चे पेरेंट से अच्छे, इसको बोला जाता है हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर। आप चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड विगर जो है, अगर आप इसकी सेल्फिंग कराते हैं, मान लीजिए आपने इसकी क्या कराई, सेल्फिंग। जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेल्फिंग होती है, समझ में आएगा आपको आगे। तो हो सकता है इसकी, जैसे मान लीजिए हमने सेल्फिंग कराई तो आपको एक जीनोटाइप मिलेगा स्मॉल बी। मतलब अब जो प्रोजेनी है सेल्फिंग करने के बाद, सेल्फिंग या इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, उसके कारण ऐसी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकती है। हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे 16 प्रोजेनीज बनती है, उसमें से एक प्रोजेनी ऐसी है जो कि दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव, इसमें कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेल्फिंग करने पे जो हाइब्रिड विगर है यानी कि सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग है उसका लॉस हो जाता है। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इट्स कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये टर्म आप आगे जा करके पढ़ेंगे कि भाई इनब्रीडिंग या फिर सेल्फिंग करने के कारण डोमिनेंट कैरेक्टर का चला जाना, लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। चलिए, और भी बातें होती है इसके बारे में, जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण डिसीजेज जो है वो ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजेज जो है वो रेसेसिव एलील के कारण आती है। और जब आप इनब्रीडिंग करते हैं तो रेसेसिव एलील के एक साथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो डिजीजेज भी एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स में मैरिजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो उनका जीनोटाइप लगभग सेम हो सकता है, और अगर ऐसा है तो उनमें होमोजाइगस, रेसेसिव एलील के होमोजाइगस कंडीशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर डिसीज़ के एलील वो रेसेसिव होते हैं। इसलिए अगर क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स में मैरिज होती है, जिसको हम मान सकते हैं इनब्रीडिंग टाइप का हो रहा है, तो उसके कारण प्रोजेनीज में आपको अलग अलग डिसीजेस देखने को मिलेगी। इसको बोल दिया जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो क्लोजली रिलेटेड डिसीजेस जो है वो, क्लोजली रिलेटिव लोगों में जो मैरिजेस है उसको अवॉइड ही करना चाहिए इससे बचने के लिए, ठीक है। चलिए, अगली जो टर्म आपको पढ़नी है वो है ये हेटेरोसिस है, हेटेरोसिस, ठीक है। अगली टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो अगली जो टर्म है वो है जीनोम। जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है
इसमें आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरे सेट में 23 क्रोमोसोम। एक सेट को एन से रिप्रेजेंट किया, दूसरे सेट को एन से, ऐसे 2 सेट है तो इसको बोला जाता है डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल। अगर मैं इसका आधा कर दूं, अगर मैंने इसका क्या किया, आधा कर दिया, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही सेट देखने को मिलेगा एन। तो आधा करने पर जो सेल बनता है इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लो का मतलब होता है आधा, ठीक है। या फिर हम इस केस में हैप्लॉइड को मोनोप्लॉइड भी कह सकते हैं, और मोनोप्लॉइड, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो क्या बोल देंगे, मोनोप्लॉइड। और क्योंकि इसका आधा है इसलिए क्या बोल देंगे, हैप्लॉइड। समझ में आई बात है। तो मोनोप्लॉइड सेल में जितना भी क्रोमोसोम है, उसमें जितना भी डीएनए है, जितने भी जीन्स है, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है जीनोम। तो जीनोम इज बेसिकली, जीनोम इज ग्रुप ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन अ मोनोप्लॉइड सेल। ये एक मोनोप्लॉइड सेल है, उसमें जितने भी जीन्स है कलेक्टिवली उसको क्या बोल दिया जाएगा, जीनोम। ठीक है, जीन्स बोल दो या जेनेटिक मटेरियल बोल दो, ठीक है। तो जीनोम इज बेसिकली जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, प्लस एंड मतलब है प्रेजेंट, प्लस एंड इज प्रेजेंट इन मोनोप्लॉइड सेल। मोनोप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस में जो मोनोप्लॉइड है वो हैप्लॉइड भी होता है, क्योंकि 2 का आधा तो एक ही होगा, तो एक है तो मोनोप्लॉइड, और क्योंकि 2 का आधा है तो हैप्लॉइड। तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन मोनोप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। ठीक है भाई। जैसे मोनोप्लॉइड सेल का अगर हम एग्जांपल ले तो ह्यूमन में मेल में स्पर्म है, फीमेल में ओवा है, ये सब हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। और भी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी oocyte है, ये मोनोप्लॉइड सेल या फिर इनको कॉमनली हम हैप्लॉइड सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जीनोम से रिलेटेड टर्म्स को कंपेयर करें, उनके साइज को कंपेयर करें, तो जैसे जीनोम है, जीनोम जिसमें पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, जिसमें जैसे हमारे एक सेट में 23 क्रोमोसोम है। इसका मतलब अगर हम जीनोम और क्रोमोसोम को कंपेयर करें तो जो ज़्यादा बड़ा यूनिट है या जो ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है या चीज़ है वो कौन है, जीनोम। क्योंकि जीनोम में बहुत सारे क्रोमोसोम आते हैं, तो जीनोम एक बड़ी यूनिट होती है, क्रोमोसोम उससे छोटा होता है। फिर अगर हम क्रोमोसोम को और जीन को कंपेयर करें तो हम जानते हैं भाई जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे कोई सेगमेंट है डीएनए का, उसको जीन बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई जीन है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम बड़ी यूनिट होती है और उससे छोटी यूनिट कौन सी होती है, जीन। तो क्रोमोसोम और जीन को अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा बड़ा कौन होता है, क्रोमोसोम बड़ा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम को कैरियर ऑफ जीन्स बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पर जीन्स जो है वो मौजूद रहते हैं। जैसे टैक्सी में बैठता है कोई इंसान, वैसे क्रोमोसोम पे कौन बैठे हुए हैं, जीन्स बैठे हुए हैं। फिर जीन्स जो है वो डीएनए होता है, और डीएनए पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे तो जीन से छोटा होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है। आपको अगर ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप वेट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, वहाँ पे आपको ये सारी बातें जो है वो बताई जाएगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, हेटेरोसिस और ये सीक्वेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, अब 2-3 टर्म्स और बचती है, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं, उसके साथ आपका ये जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे गैमीट फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। एक टर्म है फॉरवर्ड जेनेटिक्स, फॉरवर्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इसको समझते क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, आप बाहर से प्लांट को देखेंगे तो आपको हो सकता है वो टॉल दिखाई दे या फिर ड्वार्फ दिखाई दे। टॉल है या ड्वार्फ है वो हम देख सकते हैं, ये उसका फिनोटाइप कहलाता है, हम फिनोटाइप को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है,
स्मॉल टी, क्योंकि ड्वार्फ रेसेसिव ट्रेट है और रेसेसिव ट्रेट तब अपीयर होती है जब रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में है। तो हम किसी प्लांट को अगर देखते हैं, वो अगर हमको ड्वार्फ दिखाई देता है तो हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। और उसी तरीके से अगर कोई टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट को अगर हम देखते हैं तो हम वहां से उसके जीनोटाइप का अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है वो कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ठीक है, तो फिनोटाइप से जीनोटाइप का अंदाजा लगाना, ये जो जेनेटिक्स का खेल है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल भी ऐसा करते थे। मेंडल को जीन वगैरह कोई नॉलेज नहीं था, उनको एलील्स जीन का कोई नॉलेज नहीं था, डीएनए का कोई नॉलेज नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो फिनोटाइप से जीनोटाइप का अंदाजा लगाया करते थे। इसलिए जो फॉरवर्ड जेनेटिक्स है जिसमें फिनोटाइप से जीनोटाइप का अंदाजा लगाते हैं उसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें फिनोटाइप से जीनोटाइप का अंदाजा लगाया जाता है। जीनोटाइप इज डिड्यूस्ड यूजिंग फिनोटाइप। एक दूसरी जेनेटिक्स होती है जिसमें उल्टा किया जाता है, इसका रिवर्स किया जाता है। जीनोटाइप पता लगाया जाता है, जीनोटाइप की स्टडी की जाती है और उससे फिनोटाइप का पता लगाया जाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स, ठीक है, जिसमें फिनोटाइप का पता लगाया जाता है बाय जीनोटाइप। फिनोटाइप इज डिड्यूस्ड यूजिंग जीनोटाइप। जैसे इसका एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मॉलिक्यूलर बेसिस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा बहुत खर्च हुआ है, टाइम बहुत ज्यादा गया है इस पे। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन में जितना भी डीएनए है उसको एनालाइज किया गया। ठीक है, जीन्स को देखा गया और जीन्स से पता लगाया गया कि भाई ये जीन्स क्या बोलती है, इसका जो जीनोटाइप है वो कौन सा फिनोटाइप डेवलप करता है। तो जीनोटाइप से फिनोटाइप का अंदाजा यहाँ पे लगाया गया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, फिर इसके बाद एक टर्म है यूजेनिक्स। फिर एक टर्म है यूथेनिक्स और फिर एक टर्म है यूफेनिक्स। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है वो ह्यूमन के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। हमारा कल्याण कैसे हो सके, हमारा वेलफेयर कैसे हो सके, इम्प्रूवमेंट कैसा हो सके, वो मकसद है इन तीनों ब्रांचेस का। ठीक है, जैसे यूजेनिक्स की अगर बात करें तो यूजेनिक्स की अगर बात की जाए तो यूजेनिक्स में जेनेटिक्स के अलग अलग लॉज, जेनेटिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अलग अलग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह का इस्तेमाल करके हम ह्यूमन का वेलफेयर करते हैं। तो जेनेटिक्स के लॉज का इस्तेमाल करके वेलफेयर कर रहे हैं तो इसे बोला जाएगा यूजेनिक्स। दिस इज इम्प्रूवमेंट इन या इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ by using genetics या laws of inheritance। ठीक है, तो जी ध्यान रखेंगे ऐसे। फिर है यूथेनिक्स टी आ रहा है इसमें, टी फॉर टेम्परेचर बोला जा सकता है, और टेम्परेचर एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो अगर हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करके ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर पाए तो इस ब्रांच को बोला जाता है यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स इज अ ब्रांच इन विच इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट
ठीक है, याद रखने का तरीका, एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर टी इसमें आ रहा है, तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगला है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स, फेनिक्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब दवाइयाँ वगैरह जैसे इंसुलिन वगैरह। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाएगा बायोटेक में, 12th में टॉपिक है बायोटेक एप्लीकेशन, वहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो इसको बोला जाएगा यूफेनिक्स। याद रखने का तरीका, बायोटेक में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन वगैरह बनाना सिखाएंगे, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ रहा है पी, इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इम्प्रूवमेंट of human life by improving बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे बोल दिया जाता है यूफेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सारी टर्म्स है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होगी वो खत्म होती है। ये हालांकि ये टर्म्स बार बार यूज होने वाली नहीं है, जो मेन टर्म्स यूज होगी वो कैरेक्टर होगा, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है। ट्रेट्स होंगे, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है तो टॉल और ड्वार्फ ट्रेट हो गया। जीन टर्म यूज होगी, जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स, एलील्स यूज होंगे। ठीक है, और इसके अलावा रेसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट्स की बात होगी, रेसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील की बात होगी, फिनोटाइप की बात होगी, जीनोटाइप की बात होगी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो ये सारी जो टर्म्स के मैंने नाम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म्स दिमाग में बैठी होनी चाहिए। आप अगला वीडियो तभी देखिएगा जब आपकी ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, समझ में आ गई, ताकि वहां पर मैं इन टर्म्स को जल्दी जल्दी बोलूंगा, बार बार यूज करूंगा, तो वहां पे मैं इसको समझा नहीं सकता। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से और फिर आगे की वीडियोस देखें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बना लीजिए।